नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी सरकार कानून में इतना लिख दे कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वे नए कानून लागू होने के बाद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो फिर देखिए क्या होता है। सिर्फ इतना लिख देने भर से चौक चौराहों की पान की गुमटियों पर जितने लोग आबादी को लेकर बहस कर रहे होंगे, बहस छोड़कर भाग खड़े होंगे। यही नहीं, उनके विधायक जी भी कानून के इन समर्थकों को अपने बोलेरो से नीचे उतार देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में अतुल ठाकुर और रेमा नागराजन की रिपोर्ट छपी है कि बीजेपी के 50% विधायक ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं। क्या इसी कारण प्रस्तावित कानून में ऐसे विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक की बात नहीं है? कुछ दिन भी नहीं हुए जब कई चैनलों को यूपी के पंचायत चुनावों की इन भयावह तस्वीरों को न दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद भी यहां वहां से हिंसा के वीडियो वायरल होकर आप तक पहुंचते रहे। देखिए देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में पुलिस महिला समर्थक की साड़ी खींच रही थी तो इटावा में पुलिस के अधिकारी शिकायत कर रहे थे कि बीजेपी के समर्थकों ने थप्पड़ मारे और बम लेकर आए थे। पंचायत चुनावों को हिंसा के इस प्रकोप से बचाने की जरूरत है, ना कि आबादी के प्रकोप से। ऐसे लोगों के पंचायत चुनाव में न लड़ने पर रोक होनी चाहिए थी। यह जो आप देख रहे हैं वो जनसंख्या विस्फोट नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था का विस्फोट है, जिससे संवैधानिक मर्यादाएं धुआं धुआं हो चुकी हैं। नए प्रस्तावित कानून में पंचायत चुनावों की दूसरी चिंताएं हैं। जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस प्रस्तावित कानून में कई बातें ऐसी हैं जिनसे संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का हनन होता लगता है। कोई सरकार इस तरह के कानून कैसे बना सकती है कि 2 से अधिक बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा लगता है कि पुरुषों को ही ध्यान में रखकर कानून बनाया गया है। आप प्रस्तावित कानून को एक महिला की नजर से देखिए। वह पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ी लिखी है तब भी बच्चा पैदा करने के मामले में उसके अधिकार कितने कम होते हैं। उस पर परिवार अनेक तरह के दबाव डालता है। जिस फैसले में उसकी हाँ ना हो उसके लिए क्या इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है कि सरकारी नौकरी नहीं देंगे? मुमकिन है किसी महिला को कानून के बारे में पता ही ना हो। अब अगर यही महिला शादी के कुछ साल बाद अपना जीवन बनाने का फैसला करती है, किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करती है या सरकारी योजनाओं के सहारे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो क्या उसे इस आधार पर रोकना उचित होगा कि उसके 2 से अधिक बच्चे हैं? अगर 3 बच्चे के बाद पति की किसी कारण मौत होती है तो क्या उस महिला को इतनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए? यह कानून महिलाओं को कितना कमजोर कर देगा, क्या किसी ने सोचा है? यही नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा कि किसी विवाहित महिला को बेटे की चाह में पहले से ज्यादा जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया जाएगा, जो उसकी जिंदगी के लिए भी घातक हो सकता है? क्या यह कानून एक महिला का उसके शरीर पर अधिकार पहले से और कमजोर नहीं करता है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको फर्टिलिटी दर कहते हैं, एक महिला कितने बच्चे करती हैं, यूपी में ऑलरेडी पूरे देश में और यूपी में कम हो रहा है। तो इस बिल के साथ निर्मला बुच के अगर हम एग्जाम्पल लें, जिन्होंने 5 प्रांतों में स्टडी करी थी, 5 स्टेट्स जहां 2 चाइल्ड नॉर्म पंचायत वर्कर्स के लिए लागू हुआ था, तो उनमें यही पाया गया जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने पेपर पे डिवोर्स कर दिया अपनी वाइफ को, बच्चों को अडॉप्शन के लिए दे दिया ताकि वो डिस्क्वालीफाई ना हो इलेक्शन में खड़े होने के लिए। हरियाणा में हुई इस स्टडी में पाया गया था कि 41% रिस्पोंडेंट्स जो महिलाएं थी उनको 2 से अधिक बच्चे होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। दलित महिलाएं और भी मात्रा और अधिक पाई गई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इनफैक्ट 50% ऑफ द वुमेन जो डिस्क्वालीफाई हुई वो दलित थी। तो ये दलित विमेन, पुअर विमेन, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देगा यूपी में और हर जगह। एंड फाइनली जो मैल न्यूट्रिशन है, जो महिलाओं का अनीमिया है, अगर आप राशन कम देंगे उससे जरूर उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। एंड फाइनली ये जो
बिल है उसमें ऐसी प्रतिक्रिया है, सजेशंस हैं जो कभी प्रैक्टिस नहीं होंगी, और जो फैमिली प्लानिंग या महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मोर्टेलिटी और बच्चों के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये बहुत इसमें गड़बड़ हो जाएगी। Disincentives create animosity, they create hatred, they create imbalance in societies like sex selection और बढ़ेगा, abortion, sex selective abortion, निर्मला बुच की भी स्टडी में यही देखा गया है, abortion, sex selection काफी बड़ी है। जिस समाज में रोटी कच्ची रह जाने या दाल में नमक ना होने पर महिला पीट दी जाती है या छोड़ दी जाती है, वहां अगर 2 बेटियों के बाद पति ने छोड़कर दूसरी शादी कर ली तो क्या उस पति का रिकॉर्ड अच्छा माना जाएगा? वह चुनाव लड़ सकेगा? 2 से अधिक बच्चा होने पर विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार में क्लर्क से लेकर वीडियो नहीं बन सकते हैं। जबकि तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि यह कानून बना तो समाज के गरीब तबकों के बच्चे सरकारी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। क्या यह अवसरों की समानता के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं है? सरकार के ही आंकड़े हैं कि उन महिलाओं के ही 2 से अधिक बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गईं। यही नहीं, नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे का डेटा बताता है कि यूपी में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में प्रजनन दर बहुत अधिक है और इसका सीधा संबंध उनकी गरीबी और अशिक्षा से है। शादियां भी कम उम्र में हो जाती हैं। तो क्या इस आधार पर इस तबके को सरकारी नौकरी से वंचित करना सही होगा? जानते सब हैं कि कानून बनाने की जगह औरतों को सक्षम बनाने से आबादी में कमी आएगी। उसके लिए जरूरी है कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर ढंग से खर्च करे। पॉपुलेशन कंट्रोल के सब पक्ष में कोई भी राइट थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जनसंख्या बढ़ने के पक्ष में नहीं है। और ये जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अब 1 मिनट में 11 आदमी भूख से मर रहे हैं FAO के मुताबिक, और फूड क्राइसिस भी पूरी विश्व में होने वाला है अगर जनसंख्या का विस्फोट यही रहा। काफ़ी लंबे समय आपातकाल के दौरान भी ये संजय गांधी का एक कार्यक्रम था फैमिली प्लानिंग का, तब से अब तक कई राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने अपनी चिंताएं इसको लेकर जाहिर की हैं। अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है कि भारत में जनसंख्या कम हो रही है। पिछले 100 साल में पहली बार जनसंख्या भारत में कम हुई है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। लिहाजा अलग से कोई जबरदस्ती बनाने का कानून का कोई आवश्यकता नहीं है। कानून का प्रस्ताव आ गया है, हेडलाइन भी छप गई है, लेकिन किसी के पास आंकड़े नहीं है कि यूपी में ही कितने लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं, उन परिवारों की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है। यही नहीं, प्रस्तावित कानून में लिखा है कि सरकारी कर्मचारी के 2 से अधिक बच्चे होने पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। क्या यह बड़ी सजा नहीं है? अगर यह जरूरी सजा है तो फिर विधायकों और सांसदों के लिए क्यों नहीं है? प्रस्तावित कानून में लिखा है कि 2 बच्चों के बाद जो सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन कराएंगे उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। पूरे करियर में 2 बार जमीन या घर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पानी, बिजली और गृह कर में छूट मिलेगी। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता की हिस्सेदारी 3% अधिक होगी। पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा या बीमा मिलेगा। तब तो 2 या 2 से कम बच्चे वाले परिवारों को भी पानी, बिजली और गृह कर में छूट मिलनी चाहिए, जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सरकार का मौलिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थायी रोजगार उपलब्ध कराए, अच्छी क्वालिटी की। दुनिया भर में यही देखा गया है कि जिन देशों ने स्वास्थ्य और शिक्षा में ज्यादा निवेश किया है, बेहतर किया है, वहां आबादी कम हुई है और वहां जीवन स्तर भी अच्छा हुआ है। आप अमेरिका में अपने NRI अंकिल से वीडियो कॉल कर पूछ सकते हैं कि अंकिल वहां के सरकारी स्कूल यूपी के जिला स्कूल से अच्छे हैं या खराब हैं। रही बात स्वास्थ्य की, तो आपने कोरोना की दूसरी लहर के समय देख लिया क्या हालत थी। आयुष्मान योजना का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन कई जगहों से खबरें छपी हैं कि कोरोना के दौरान बहुत से लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला।
बीमा योजना की इस हालत के दम पर सरकार आबादी नियंत्रण को प्रोत्साहित करना चाहती है। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी लोगों को समय पर लाभ नहीं मिला और बहुतों को नहीं भी मिला। बात सुना, इसके कागज ही गए गलत, एस्टीमेट लगेला है क्या? कागज गलत जाते तो एसडीएम सर। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को। एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र। बड़वानी के पलवट गांव के सुंदर अलावे नीट की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़े। आयुष्मान कार्ड था लेकिन कहते हैं लाभ नहीं मिला। मंत्री जी से शिकायत की तो दोबारा जवाब जरूर सुनिए। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को। एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र। मेरे पास आयुष्मान कार्ड बना है। मैंने स्वयं के खर्चे करीबन 1 से 1.5 लाख तक अपने इलाज में खर्चा किया था, जो कि लोगों से उधार लेकर किया था। भोपाल में अजहर के पिता कोरोना से चल बसे। 6 लोगों का परिवार है, अकेले कमाने वाले बचे हैं, लाखों का कर्ज है। कहते हैं आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं मिला। पापा को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम बीच में। उसके बाद हम जब गए तो उन्होंने 2-4 दिन बाद बोला इनको कोविड हो गया और आयुष्मान उन्होंने लगाया नहीं। तो हम बहुत परेशान भी हुए उस टाइम। फिर हमने लोगों से इलाज पैसे लेके इलाज करवाया, फिर पापा का इंतकाल भी हो गया और आज हमें लोगों के पैसे भी देना है। हम परेशान हैं, कहाँ से देंगे पैसे। कोविड के अलावा भी जो मरीज इस दौरान दूसरी बीमारियों से परेशान रहे, उनमें भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज में काफ़ी कमी आई। बीमार लोगों ने आरोप लगाए कि उन्हें आयुष्मान कार्ड से फ़ायदा नहीं मिला। भोपाल में घरेलू काम करने वाली शबनम के बेटे का पैर जल गया था। मोहम्मद हसीब के पैर का ही ऑपरेशन हुआ। दोनों के लाखों रुपए खर्च हो गए। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं मिला। 20 जनवरी को लड़का जला था मेरा 2 बजे दिन में, जब मैं काम पे ही थी। वहाँ अस्पताल में ले गई, वहाँ भर्ती किया, आयुष्मान वगैरह बताया तो बोले यहाँ चलता नहीं है। और अभी तक सीएम हाउस वगैरह से भी हेल्प मांगी थी, कुछ मिली नहीं। मंत्रियों के घर भी गई तो कुछ नहीं मिला और अभी तक कोई पैसा भी नहीं मिला। सीएम हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि पीसी शर्मा के घर भी गई तो कोई मदद नहीं मिली। 2-3 बार होके आ गए। तो ये जो आयुष्मान कार्ड बना है, इसका कुछ फायदा है? जब कार्ड बने थे तो तब बोले थे कि हर जगह चलेगा, इस पे 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और जब बच्चे को भर्ती करा तो साफ मना कर दिया। मेरे पैर में मवाद भर गया था बहुत काफ़ी सारा, तो मेरे पास आयुष्मान कार्ड था। तो मैं जब हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड लेके गया तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड तो वैलिड करा ही नहीं उन्होंने। 5 लाख की घोषणा है, लेकिन 5 रुपये का काम नहीं आयुष्मान। जब पूरा मैं नेचुरल हो चुका था उसके बाद उन्होंने 15 दिन पहले अप्रूवल दिया, सिर्फ 58,000 रुपीज़ का, जबकि 4.5 लाख 3 लाख रुपए में लगा चुका था ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोयनका, हु इज द ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल, कुछ दिनों पहले भोपाल के चिरायू अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अस्पताल का कर्मचारी तीमारदार से बदतमीजी कर रहा था। साफ कह दिया कि वो आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज नहीं करेंगे। वी वोंट एक्सेप्ट आयुष्मान कार्ड। वीडियो बंद करो। And the reason for that? Close the video and get out. Okay, listen to me. The government has a list of hospitals. सूचना के अधिकार के तहत रीवा के विवेक पांडे ने जो जानकारी जुटाई है वो बताती है कि देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 13 करोड़ 44 लाख कार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 6,05,000 कोविड मरीजों का इलाज हुआ। इस पर 2,223 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 5,25,000 मरीजों के इलाज पर 2,107 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बाकी पूरे देश में मात्र 80,000 संक्रमितों का इलाज हुआ और 116 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें भी यूपी, मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के 5 राज्यों ने केवल 49 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 8,000 पात्र परिवारों में सिर्फ 18,309 मरीजों का इलाज हुआ और 34 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। ज्यादातर निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती करने से ही मना कर दिया। शिवराज सिंह जी ने किस तरीके से हर क्षेत्र में ठगा है लोगों को, उसकी एक और वानगी आयुष्मान कार्ड के लाभ का। मैं मानता हूं अपने आप का चेहरा शिवराज देखेंगे तो दोषी पाएंगे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बहुत अधिक संख्या के लोगों को, लगभग 88% परिवार जो आयुष्मान के कवरेज में है, उसको इसका लाभ मिला है। आयुष्मान भारत PMJAY का सालाना बजट तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए का है, जिसमें गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है। अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। इस योजना में देश भर में 20,000 से ज़्यादा अस्पतालों में 1,000 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज मुफ्त में कराने का दावा है।
सरकारों ने सोशल मीडिया पर फ्री के नाम पर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने PMJAY के तहत पैकेज और दरें तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया। अब जिन शहरों में ICU बेड के लिए मरीजों को रोजाना हजारों का भुगतान करना पड़ा, वहां कोई सस्ते में बिस्तर आखिर देता भी तो क्यों। महामारी का ये आपातकाल है, ऐसे में इस वक्त किसी योजना पर फौरन फैसला नहीं सुनाना चाहिए कि वो हेल्थ इमरजेंसी में कामयाब नहीं हुई, फ्लॉप हो गई। लेकिन ये भी सच है कि जब लोगों को इस योजना की ज़रूरत थी तब उनकी उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाई और सरकारें सिर्फ गाल बजाते ही दिखीं। बड़वानी से मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गोदी मीडिया की हेडलाइन को ध्यान से देखा कीजिए ताकि पूरा सत्यानाश ना हो, कुछ बच भी जाए। 110 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है। गोदी मीडिया इसे आफत नहीं लिखेगा, लेकिन 2 दिन दाम नहीं बढ़े 15 से लेकर 30 पैसे तक तो राहत लिख रहा है। मंगलवार के प्राइम टाइम में बताया था आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI कार्ड धारकों का एक अध्ययन किया है, जिससे पता चलता है कि पेट्रोल महंगा होने के कारण कार्ड धारक स्वास्थ्य और राशन पर खर्चा कम कर रहे हैं ताकि तेल खरीद सकें। परिवारों की क्या हालत हो गई है, इस पर भी मीडिया लिखता है कि दाम नहीं बढ़े तो राहत है। केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्याकुमारी से राजभवन तक 100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बिना मास्क पहने साइकिल सवार कांग्रेसी कार्यकर्ता बताना चाहते हैं कि पेट्रोल का दाम 100 रुपया लीटर हो गया है, इसलिए 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। फिर भी मास्क पहन सकते थे। आपने एक चीज गौर की होगी, IT सेल की फौज जब भी चाहती है अभियान चला देती है कि लिबरल कहां है, कांग्रेसी कहां है, वामपंथी कहां है, चुप क्यों हैं। आजकल इन सभी को नहीं खोजा जा रहा है, लेकिन पेट्रोल के दाम को लेकर यही IT सेल और इसके समर्थक चुप हैं, किसी से सवाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि महंगाई से कांग्रेसी परेशान है, BJP वाले बहुत खुश हैं। मैं याद करता हूं जब यूपीए की सरकार में पेट्रोल की कीमतें करीब 71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, तो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी जैसे नेता सड़क पर उतर गए थे, नारा लगाते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन 7 साल बाद जब पेट्रोल की कीमत अब तो हर शहर में सेंचुरी लगा रही है, कभी दिल्ली में सेंचुरी लगाती है, कभी चेन्नई में सेंचुरी लगाती है, कभी मुंबई में, तो नागपुर में, रायपुर में, हर जगह, हर मैदान में, हर शहर में, हर प्रदेश में जब सेंचुरी मार रही है। और उसका पीछा जैसे गावस्कर सेंचुरी लगाते थे और वेंकसरकर 99 में अटक जाते थे, अभी डीजल 99 के नीचे ही है, उसकी भी सेंचुरी होने वाली है। तो आदरणीय साथियों, लेकिन अब कोई नारा, ना ही कोई भाजपा का नेता इसके खिलाफ में एक शब्द बोल पा रहे हैं। सवाल यह है कि अब 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल होने पर वैसे हाय तबाह क्यों नहीं मचा रहे हैं? आखिर अब ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कोई भी बयान सुना है? पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी ट्रेनिंग है कि पहले तथ्यों को जमा करते हैं फिर बात करते हैं। क्या अभी तक उन्होंने सारे तथ्यों को नहीं देखा होगा? हमने हरदीप सिंह पुरी के ट्विटर हैंडल को खंगाला तो आज का ट्वीट मिला, उससे पता चला कि मंत्री जी को भी फ्लैशबैक पसंद है। आज का उनका यह ट्वीट फ्लैशबैक की तर्ज पर ही है। पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए, याद करते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना कितनी सुविधाजनक और लोकप्रिय है, इसका पता उन्हें 26 अप्रैल 2018 को चला, जब वे पंजाब के पास एक गांव में रुके थे। महिलाओं ने गैस के कनेक्शन की मांग की थी। यह ट्वीट भी आज का ही है कि जिसमें मंत्री जी भारतीय खिलाड़ी अर्जुन लाल की मां के बयान को ट्वीट करते हुए पाए जा रहे हैं कि दिल में इंडिया, दिल से इंडिया। 14 जुलाई का ट्वीट है कि प्रधानमंत्री जी ने टोक्यो जाने वालों में शामिल भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से बात की। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री कार्यालय ने कई सारे ट्वीट किए हैं, जिसे हरदीप पुरी ने रीट्वीट किए हैं।
13 जुलाई को ट्वीट करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात की, उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। हरदीप सिंह पुरी ने कई सारे इस तरह के ट्वीट किए हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने बीजेपी के किन किन लोगों से मुलाकात की, उनसे मिलकर उन्हें कितनी खुशी हुई। लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पर एक भी ऐसी तस्वीर नहीं मिली, एक भी ऐसा ट्वीट नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने का कारण पता करने के लिए वो बैठक कर रहे हैं, दाम कम करने के लिए कोई ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली में ही गैस का सिलेंडर एक साल में 594 से बढ़कर 834 रुपए से अधिक हो गया है। इस पर भी मंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। 3 महीने से थोक महंगाई दर 10% से अधिक है, जो बहुत ही ज्यादा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज तो कम से कम पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर ट्वीट कर सकते थे, क्योंकि आज ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। इस पर रोक थी, फिर से यह भत्ता दिया जाएगा। अब आप अखबारों को देखिएगा, जो पेट्रोल के 110 रुपए होने पर छोटी हेडलाइन लगा रहे थे, वे महंगाई भत्ते वाली खबर को कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएंगे। अब आते हैं दिल्ली दंगों की जांच पर। अदालत के एक फैसले से फिर से पोल खुली है कि दिल्ली पुलिस दंगों की जांच किस तरह से कर रही है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना कर दिया है, क्योंकि पुलिस अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थी। 19 मार्च 2020 को मोहम्मद नासिर ने शिकायत दर्ज कराई है कि 24 फरवरी 2020 को उसकी आंख में गोली लगी है, और इसमें नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी, सुशील, नरेश गौर शामिल हैं। पुलिस ने जांच नहीं की और इस शिकायत को दूसरी एफआईआर में नत्थी कर दिया, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर के लिए नासिर को कोर्ट जाना पड़ा। 21 अक्टूबर 2020 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद नासिर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय पहुंच गई। इसी मामले में सत्र न्यायालय ने कहा है कि पुलिस ने बिना जांच किए आरोपियों को क्लीन चिट कैसे दे दिया। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच बहुत ढिलाई और निष्ठुर होकर की है। पूरे मामले को देखने पर समझ आता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश किया है कि ऐसे मामलों में जांच सही तरीके से की जानी चाहिए। आज थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि इंसाफ मिल रहा है। आज बहुत राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि हम संविधान पे चलने वाले हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि संविधान में ताकत है। और जी, सबसे पहले तो 24 तारीख को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ये, और जब मेरे शूट किया सामने से, तो मैं तो आरोपियों को देख सकता हूँ किसने शूट किया। उसके बाद पुलिस से हमने गुहार लगाई, तो पुलिस ने कोई हमारी गुहार नहीं सुनाई। जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब, सबके पास गुहार लगाई, पर वहाँ से कोई भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद हम मजलूम होकर घर में बैठे थे, और उसके बाद हम फरियाद कर रहे थे भगवान से कि भाई कोई हमें फरिश्ता भेजो ताकि हमें कोई इंसाफ मिल सके। तो हमने पहले से ही एक जो मजलूमों की सुन रहे थे, एडवोकेट प्राचा साहब, SC ST महिलाएं, सबकी मजलूमों की सुन रहे थे, तो हमने उनके बारे में कोर्ट गए इस पूरे केस को लेकर। जी, ये बताइए कि जो आरोपी थे उनके नाम बताइए, कौन, ये आपके पड़ोस में रहते थे? जी बिल्कुल, ये हमारे पड़ोस में रहते थे। ये नरेश त्यागी, उत्तम त्यागी, सुभाष त्यागी और जी एक सुशील, ये चारों थे। ये भीड़ को लीड कर रहे थे। और जी तो पुलिस ने आपकी कंप्लेन क्लब कर दी थी, दूसरे एफआईआर में कर दी, इसमें सारे आरोपी जो थे उनका कुछ लेना देना नहीं था इस पूरे केस से? नहीं सर, उससे कोई लेना देना नहीं था। उसमें तो बस मुझे इंजर्ड दिखाया गया है, विटनेस दिखाया गया है, जबकि उस इंसिडेंट जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो अलग हुआ है, और जो उस एफआईआर में दिखाया गया वो अलग हुआ है। जो एफआईआर जी जी, तो यानी आप लग रहा है कि राहत मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य ने प्रेसिडेंट मेडल के लिए आवेदन किया है। एक तरफ जुर्माना लग रहा है, एक तरफ मेडल की अर्जी लग रही है। इस तरह से दिल्ली दंगों की जांच हो रही है। सुभाष त्यागी, नरेश त्यागी, उत्तम त्यागी, नरेश गौड़ के खिलाफ गोली मारने की शिकायत की जाती है, पुलिस एफआईआर तक नहीं करती है। नासिर को इंसाफ मिलेगा आप कह नहीं सकते। अदालत की टिप्पणी याद कीजिए कि पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है।
आप कहते हैं जांच कर रही है, फिर ब्रेक ले लीजिए। क्या पुलिस को जिस पर गुस्सा आ जाएगा उसका घर वो तोड़ सकती है? आजमगढ़ के पलिया गांव के प्रधान मुन्ना पासवान, सूर्यभान पासवान और मिंटू पासवान, ये दोनों उनके पड़ोसी हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। पुलिस का कहना है कि उसके साथ भी मारपीट हुई है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को संभालने का ये कोई नया तरीका है या फिर पुरानी सामंती सोच को नए तरीके से लागू किया जा रहा है? अजय सिंह और रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। यह टूटा हुआ घर आजमगढ़ के पलिया गांव के प्रधान मुन्ना पासवान का है। 29 जून को पुलिस ने जेसीबी बुलाकर इस घर को न सिर्फ तोड़वा दिया बल्कि अंदर का सामान भी यहाँ वहाँ बिखेर दिया। पूरे फोर्स के साथ पुलिस यहाँ पर आई हम लोगों के घर और पूरा तोड़ फोड़ करने लगी। तोड़ फोड़ किस चीज से की? अरे वो लोग क्या लिए थे, हथौड़ी लिए थे, जेसीबी लिए थे, पूरे मतलब दो तीन जेसीबी दी थी उन लोगों के पास। और आए, पहले मेरे घर आए तो मेरा घर तो मतलब बंद था। आए, सब लात से मारे, पुलिस वाले टूट गया, बुला भी नहीं रहे हैं। तब तक मैं निकल के आई, कह रही कि मैं बोली कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं? तो कह रहे हैं ये प्रधान का घर है, प्रधान का घर है। तो हम कहे नहीं, ये प्रधान का घर तो नहीं है, प्रधान का घर उधर है। तो कह रहे हैं नहीं। तो कुल मिला जुला के फोर्स आई, उसके बाद क्या किए बताओ पहले? मेरे घर आते ही सब तोड़ फोड़ करने लगे। अच्छा। और मैं जब हाथ जोड़ने लगी, बस क्या कि मुझे मारने पीटने लगे। अच्छा। मेरी मोबाइल छीन लिए, पेट में लगे मारने। मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है, शिकायत है। मैं हाथ जोड़ने लगी, मुझे मत मारिए सर, मत मारिए, फिर भी मुझे मारे। और मेरे देखिए जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेडीज पुलिस मुझे हाथ नहीं लगाई है, लेकिन जेंट्स पुलिस लगाया हुआ। पुलिस ने इस कार्रवाई में सिर्फ प्रधान मुन्ना पासवान का ही नहीं बल्कि उनके पट्टीदार सूर्यभान पासवान और मिंटू पासवान के घर पर भी जेसीबी चलवा दी। दरअसल पुलिस की इस नाराजगी के पीछे गांव का ही एक झगड़ा है। मुन्ना पासवान के पट्टीदार के परिवार के लड़कों का बाजार में एक डॉक्टर के लड़के से झगड़ा हुआ। पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस पर ही हाथ उठा दिया। हमारे घटना यहाँ ये घटी कि हमारे भाई को ये सुनाई दिया कि हमारे भाई को कोई चाकू मार दिया। ठीक। यहाँ से सब गए तो बंगाली जो है वो मार के चाकू चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो बहुत विवाद ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पुलिस वाले आए फोर्स लेकर, तो वहाँ पर सब गए। तो पुलिस जब हमारी जो चाचा हैं प्रधान ने, तो जब बचा के लिए आए सुलह करने के लिए कि सब सुलह हो जाए, तो वहाँ पे जो वहाँ के सीओ आए तो बात किए नहीं, बस वो क्या किए कि उनके कॉलर पकड़ लिए और तुरंत उनको मार दिया। जो वहाँ की जनता थी वो देखकर पुलिस वालों को मारने लगी। उधर दूसरा पक्ष डॉक्टर का बेटा झगड़े की वजह कुछ यूं बताता है। 2-3 लड़के थे और लड़की को छेड़ रहे थे, रास्ते जा रहे थे। हाँ, लड़की को छेड़ रहे थे, हम उसी को वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए तो वो सब मुन्ना पासवान के घर के लड़के थे। तो हम वीडियो हम बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तो वो सब कुछ बोले नहीं, फिर घर पे चले गए। वो सब घर पे चले गए। फिर हम दुकान पे, मैं बैठा था, अपने डॉक्टर की दुकान था, मैं उसी पे बैठा था। बैठे रहे, फिर कुछ देर बाद वो सब मुन्ना पासवान और कई लड़के 10-15 लड़के मतलब ढेर संख्या में आए। तो मुझे दुकान में से तुरंत, मेरे मोबाइल चला रहा था, तो मेरा मोबाइल छीन कर अब मुझे तुरंत मारने लगे। राड वोड से सब पीटे हैं, मारे हैं, फिर मार दे, मैं तुरंत बेहोश हो गया। बहरहाल झगड़े की जो वजह रही हो, लेकिन पहले तो पुलिस के साथ मार पिटाई गलत थी और फिर बदले में पुलिस की कार्रवाई और भी दिल दहला देने वाली थी। जैसे लग रहा था कि कई जिला के आ गया खाना। हम आपसे क्या हम बताएं सर कि जैसे लगे कि पूरा मेरे घर में मातम पड़ा है। खाली आदमी का मूड़ी दिखाई दे रहा था, सारा तबाह गोड़ा हम जोड़ रहे थे। मेरे ससुर, मरने वाले ससुर को सब कुछ के मार रहा है। हम पुलिस पे केस करेंगे क्योंकि वो वर्दी पहना तो उसको छूट मिला कि किसी के बहन बेटी से वो खिलवाड़ करेगा।
उधर पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया और पुलिस के साथ मारपीट की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट की और कांस्टेबल के साथ इनके इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कायदा में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गांव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना कर सके। जो संपत्ति है वो भी 14(1) में कुर्क की जाए, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी जनपद राज्य में बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस बीच इस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक के गोधौरा गांव में अनुसूचित जाति की महापंचायत बुलाई, जिसमें जहानागंज ब्लॉक के गोधौरा गांव में 3 महीने पहले सड़क जाम को लेकर हुए लाठीचार्ज और मुकदमे के साथ 29 जून को पलिया में पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि वो इसे मुद्दा बनाकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। ग्रामीणों ने जिस तरह कानून अपने हाथ में लिया और पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, उसे कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस घटना के बाद गांव वालों के मुताबिक पुलिस ने जिस तरह बदले की कार्रवाई की, उसे भी कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पुलिस के ऊपर कानून की रखवाली का जिम्मा है और इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ उसकी निष्पक्षता पर संदेह खड़ी करती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि पुलिस की इस कार्रवाई की जांच कौन और कैसे करेगा। आजमगढ़ से रवि प्रकाश के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।